Okay. So Anna, you tell me what is the meaning of like hypothesis testing? सर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं सर, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि हमारे पास कुछ तो स्टेटमेंट होता है और हम उसे मींस डेटा के बेसिस पे चेक करते हैं कि वो ट्रू होगा या नहीं। That's it. बस यही होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या है भैया, एक पॉपुलेशन थी। पीछे वाले सेटअप में क्या था, तुम्हारे पास पॉपुलेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। यू आर हैविंग सम पॉपुलेशन, यू आर हैविंग द सैंपल। उस सैंपल को तुम कुछ कैलकुलेट करते थे, सैंपल के फीचर्स को कैलकुलेट करते थे, और उन फीचर्स का यूज करके तुम बोलते थे कि सैंपल कुछ ये फीचर्स दिखा रहा है, तो मे बी पॉपुलेशन की भी ये फीचर्स होंगी। दैट वाज लाइक द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, जिसमें हमने देखा भी कि भैया जब एस्टिमेशन की बात करते थे तो क्या होता था, क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैं। तो अपने पास ऐसा आता था कि भाई वो एस्टिमेशन, प्रॉपर एस्टिमेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो माइन्यूट ऊपर नीचे भी हो सकता था। ओके, वो एक पार्ट हो गया। अब अगर हाइपोथेसिस में बात आती है तो यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी। देयर विल बी सम इंफॉर्मेशन दैट विल बी प्रोवाइडेड एंड वी हैव टू टेस्ट फॉर द वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि कोई भी क्लेम दे दिया जाता है एंड वी हैव टू टेस्ट दैट पर्टिकुलर क्लेम। ओके, अब इसके अंदर तुम्हें काफी सारी चीजें पढ़नी होंगी। अगर तुम सिलेबस देखोगे तो वहां पे होगा कि हाइपोथेसिस टेस्ट में जो टर्म्स हैं वो हर टर्म को तुम्हें समझना होगा। उसके बाद अलग अलग तरह के टेस्ट हैं, बेस्ट क्रिटिकल रीजन वगैरह फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं, उन सबको देखेंगे। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट हो गया, बाकी दो टेस्ट हो गए, वो सब देखेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई गो फॉर लाइक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो अभी किसी ने बोला, देयर विल बी वन स्टेटमेंट और यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ क्लेम about the population and B, check for validity, मतलब वैलिडिटी, अकाउंटेबिलिटी, जो भी तुम लिखना चाहो, वैलिडिटी ऑफ दिस क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। मैंने शायद पिछले पार्ट में कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं पढ़ा है, राइट? अभी मेरे को याद आया, हाँ है ना, हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं पढ़ा। ओके, ये वाला पोर्शन जब कंप्लीट होगा देन आई विल मूव टू लार्ज सैंपल थ्योरी। वो बहुत छोटा सा एक लेक्चर का ही काम होगा, उसमें आई विल कवर द लार्ज सैंपल थ्योरी एंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल पार्ट। ओके, याद दिला देना वहां पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लेम दिया जाएगा पॉपुलेशन के बारे में जिससे तुम्हें टेस्ट करना होगा। ओके, अब जब हाइपोथेसिस है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा नल हाइपोथेसिस का। So what is a null hypothesis? That is roughly written to be denoted in H note. Null hypothesis क्या होता है? समीक्षा, you tell me. जो अपन चेक करते हैं, जिसको अपन प्रूव करते हैं, वो स्टेटमेंट। Statement. Okay, अंशिका. मैथमेटिकल वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट को। Okay, okay, fine. नल हाइपोथेसिस जिसमें हमारी कोई प्रिजम्पशन नहीं होता है, मतलब वो न्यूट्रल एक तरीके से होगी। इस न्यूट्रल का मतलब क्या है? एज इन कि अगर हम ये लेट करके चले कि दो चीजों की क्वालिटी चेक करनी है, दो पॉपुलेशन मीन की, तो नल हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि दोनों इक्वल है। उसके बाद वो ग्रेटर देन और लेस देन है, वो बाद में, मतलब बेसिकली H1 को टेस्ट करते हैं ऑन द, और ऑन द बेसिस ऑफ H0 जो हमारा प्रिजम्पशन एक तरीके से है। ओके, फाइन। तो समीक्षा, सर अभी पॉपुलेशन अंशिका ने जो बोला, वेट, अभी अंशिका ने जो बोला और समीक्षा जो तुमने बोला था, क्या उसमें कुछ डिफरेंस तुमको दिखा? हाँ, हाँ, जो डिफरेंस है ना, वो इम्पोर्टेंट। यू आर सेइंग कि हम एक हाइपोथेसिस एच नोट उसको लेते हैं जिसको हम टेस्ट करते हैं। अब मान लो मैं यही बोल दूं यू हैव टू टेस्ट कि मीन इज ग्रेटर देन 5, तो तुम टेस्ट कर रहे हो मीन इज ग्रेटर देन 5, बट दैट इज नॉट एच नोट, दैट इज H1। ओके। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो नल हाइपोथेसिस सिंपली a positive statement
मोर ओवर इसको हम लिख देते हैं इट इज ए सिंपल स्टेटमेंट। ओके, अब इसके बाद इसके बारे में एक और चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट इज assumed to be true, that is assumed to be true but it can be rejected। ये होती है हमारी प्रॉपर, अगर तुम किसी को डेफिनेशन बताने जाते हो, you have to just simply give this kind of statement that a null hypothesis is a positive statement that is assumed to be true but it can be rejected। Then if you go for the alternative one, so we have alternative, ये शायद बुक में कहीं पे लिखी हो, I don't know, तो इसको लिख के लेना। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो उसको HA या फिर H1 से डिनोट कर देते हैं, एंड इट इज जस्ट एन like opposite to the H note। Okay. अब यहाँ पे काफी बार मैंने देखा है काफी बच्चे इसके अंदर रह जाते हैं, भैया समझ नहीं आ रहा H नोट किसको ले H1 किसको ले। ऐसा देखा है, मतलब हमारे लेवल पे नहीं होगा, कुछ बच्चे आईएसएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ जेएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई अज्यूम कि उनका बेसिक इतना तो स्ट्रॉन्ग होगा कि बहुत सिंपल पे नहीं अटकेंगे, लेकिन फिर भी यू आर हैविंग मैथमेटिकल नोटेशंस इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, मैं इन्हीं पे फोकस करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन हैव लाइक ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट देम। ठीक है, क्योंकि जब तुम एच नोट के अंदर बात करते हो, सबने लार्ज सैंपल थ्योरी थोड़ा वो तो पढ़ा होगा ना स्कूल कॉलेज लेवल पे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा वहां से रिलेट करवाऊंगा। तो जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक वगैरह लिखते थे तो तुमने देखा होगा यू कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर एच नोट, याद आया? हाँ सर। है ना, एच नोट के अंडर हम उसको कैलकुलेट करते थे। तो हमेशा जब तुम एच नोट के अंडर कैलकुलेट करते हो तो उसके अंदर ही अगर मैं पहले लिखूं, तुम्हारा जो H1 है इट कैन बी कंटेनिंग नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन। तो अगर मैं नॉट इक्वल ले लेता हूं और अगर तुम H1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने जाओगे तो तुम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज मेरे पास स्टेटमेंट मान लो कुछ ऐसा था, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। अगर तुम H1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे यू वोंट बी गेटिंग एनी वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। तुम्हें नहीं पता म्यू नॉट किस वैल्यू के बराबर है, क्या मैं उसको रिप्लेस करूं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक दे दे। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ऑन द सेकंड केस आल्सो इट इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, नाउ यू डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू। थर्ड केस में भी ऐसा ही होगा। सो जो H1 होता है या फिर H नोट होता है उसमें हमेशा तुम्हारे पास इक्वलिटी होगी। सो इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल, इट कैन बी लेस देन इक्वल, but I'm not concerned about these signs because at the end I will be using the equality। यहाँ पे equality इसीलिए होती है so that हम उसको कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, ये मीनिंग समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, Yes. तो इसलिए वहां पे इक्वलिटी होता है। Okay, let's move ahead in this part now। So we wrote the H note, we wrote the H1। Okay, अब द पॉइंट इज जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हम एच नोट के अबाउट ही टेस्ट करते हैं। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है किस चीज को तुम ट्रू मान के चल रहे हो, किस चीज को सही मान के चल रहे हो। तो हम जिस किस चीज को सही मान के चलते हैं वो हमारा होता है एच नोट के अंडर, और जो हमारे टेस्ट की डायरेक्शन बताता है। टू थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर, एक कहाँ पे वो वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, और एक उसका टेल क्या होता है। सो टेल इज डिफाइंड बाय द H1 while the value at which we are testing that is defined in H note। Okay, let me repeat। So the tail of the test is defined in the H1, the alternative hypothesis, while the value at which we are testing is defined under H note। ओके, तो एच नोट एक सिंपल स्टेटमेंट इसीलिए होती है सो दैट हम उस चीज के बारे में टेस्ट कर पाए। दैट इज द वन थिंग। ओके, मूविंग अहेड विद दिस थिंग, वी आर हैविंग द सेकंड थिंग। सो जब भी तुम टेस्टिंग करने चलते हो, ठीक है, मैं सिंपली टेस्टिंग पे हूँ अभी, वी आर नॉट गोइंग टू द अदर पार्ट जो हमें एक्चुअली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करना है, बेस्ट क्रिटिकल रीजन एंड एवरीथिंग, वो हम अगले सेशन से करेंगे। आज सिर्फ मैं बेसिक इंट्रोडक्शन पे ही। सो यहाँ पे स्टेप्स में अगर मैं लिखूं तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा वही है एच नोट और H1 का। उसके बाद वी गो फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो तुम्हारा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक?
मतलब वो हो गया कि हर एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होता है, बट इफ यू हैव टू डिफाइन, सो इट इज बेसिकली a function of sample data, a function of sample data that is used to make decisions about the H naught. ओके, ठीक है। स्टेप 3, अगर मैं स्टेप 2 था, स्टेप 3 के अंदर यू कैन गो फॉर द पी वैल्यू थिंग और यू कैन go for the critical value thing. So first we are going to understand what is the meaning of p value. So what is the meaning of p value? सर ये मैंने बीएससी के टाइम पे बहुत समझने का ट्राई किया था, पर प्रोबेबिलिटी वैल्यू। समझते हैं। कोई नहीं, अभी समझ जाओगे। ओके, कोई ऐड ऑन करेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी वैल्यू? देखो मैं भी इसका प्रॉपर एक मस्त डिफाइन करके दूंगा, प्रॉपर चीज डिफाइन करके दूंगा, एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा तुमको, बट एट द एंड तुमको उसको समझने के लिए डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। ठीक है, चलो कोई कुछ ऐड करेगा पी वैल्यू के बारे में? शायद कोई कुछ बोल रहा था, मैं बीच में बोलने लग गया। No, sir. I was saying कि p value probability value ही है, but exact definition नहीं है। पी वैल्यू इज नॉट प्रोबेबिलिटी। But इसकी value तो मतलब p value की लाए तो 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में होगी, हाँ। बट यू कांट से इट टू बी, लाइक मे बी वी कैन से इट टू बी प्रोबेबिलिटी, बट मुझे याद आ रहा है शायद मेरे किसी टीचर ने मेरे को एक बार बोला था कि यू कांट से दैट पी वैल्यू इज ए प्रोबेबिलिटी। टेक्निकली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मोर ओवर, जितना मैं रिलेट कर पाया वहां से, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। एंड ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होगी, करेक्ट। ओके, सो द आइडिया बिहाइंड दिस इज लाइक पी वैल्यू एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर तुम लिखोगे, सो सिंपली यू कैन राइट पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी टू द एक्सट्रीम, is the probability to the extreme। ये मोस्ट सिंपल है जो तुम करते भी आए हो अब तक, जो भी तुमने कैलकुलेट किया होगा समहाउ इसी को करके किया होगा। अब इसके अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन लिखना चाहूँ, देन यू कैन फ्रेम द डेफिनेशन समथिंग लाइक दिस, द p value is the probability under h naught, or maybe under the assumption, under the assumption that h naught is true। You keep an assumption कि भैया अपना h naught सही है, उसके होते हुए you are going to calculate certain kind of probability of obtaining a test statistic as extreme as or more extreme uh, than the observed test statistic from the sample data। Is like some sort of like formal definition that you can write, but I think this will also go, that will be good to go। ओके, तो टेक्निकली तुम्हारा टेस्ट स्टैटिस्टिक कोई टी था मान लो, और जब तुमने डेटा को अज्यूम किया, डेटा लेके उसको कैलकुलेट किया, यू आर गेटिंग सम टी नोट वैल्यू, टी ऑब्टेन्ड वैल्यू। सो पी वैल्यू बेसिकली मीन टू से probability that t is greater than or equal to the t naught, and under the assumption, so given that h naught is true। Okay, this is like in the case of one tail, generally for the right tail। Okay, so that is the meaning of p value। तो तुम p value निकाल सकते हो, टेस्टिंग का क्राइटेरिया होता था। देयर इज वन मोर थिंग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। I will explain it, for now simply write level of significance। So level of significance ये प्रॉब्लम में दिया होगा सम अल्फा
0.05, 0.01, 0.1 या अल्फा 5%, 1%, 10%, उसको बस प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो डिसीजन रूल होता था वो क्या बोलता था, इफ द p वैल्यू इज लेस देन अल्फा वी रिजेक्ट h नॉट। ठीक है, याद है ये सब तुमने कर रखा होगा पहले। हाँ सर। ठीक है, अब थोड़े इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर चलते हैं। अगेन मैं सेम चीज बोलूंगा, जब हम पढ़ते थे, जब मैंने पढ़ा था ये चीज, तो मेरे को सेम वही टीचर लोग बताते नहीं है। दे जस्ट वी नो, लाइक एज ए टीचर आई नो कि मैं तुमको क्या बताऊंगा, तुमको लगेगा यार मस्त पढ़ा है इसने। सो सेम गोज फॉर एवरी टीचर। हर टीचर को पता है कि जो सामने बच्चा आ रहा है वो कितना पढ़ के आया है, हमको पता होता है। ठीक है, तो द पॉइंट इज हम एज ए टीचर हम उस चीज का फायदा उठाते हैं। मुझे पता है तुम लोगों को कैसे इम्प्रेस करना है, हाउ यू विल फील गुड कि वाह यार क्या बता दिया, जबकि वो तुम्हारे सामने भी लिखा है, हमने नहीं पढ़ा था, हमारे टीचर ने कॉन्सेप्ट बताया, ही टोल्ड कि ये लिखो, ये बूट स्टार करके लिखो, कहीं पे नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। अगेन बट आई एम सेइंग कि जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वो एफएमएस में लिखा हुआ है। ठीक है, एफएमएस के पहले पेज पे लिखा हुआ है। मोर ओवर हम नहीं पढ़ते थे तो उस टाइम पे हमें भी वाह मस्त। एंड आई विल अगेन, मेरा भी एक अजम्पशन है कि तुम में से भी 80% बच्चों ने शायद ना पढ़ा होगा, शायद, हो सकता है सबने पढ़ रखा हो लेकिन ना पढ़ा हो। उस कॉन्सेप्ट पे अभी आते हैं, उससे पहले एक और टर्म है जो मैंने शायद मिस आउट की। देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज सिंपल हाइपोथेसिस, एंड देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज कंपोजिट हाइपोथेसिस। किसी ने ये पढ़ा है? हाँ सर। बताओ। तो सिंपल हाइपोथेसिस में मतलब जो भी पैरामीटर या फिर जिस भी चीज का अजम्पशन हो रहा है वो हम्म एग्जैक्टली डिफाइंड होता है कि ये हम्म वैल्यू है। और कंपोजिट में इट इज गिवन लेस देन या फिर नॉट इक्वल टू, मतलब रेंज बोली होती है कि हम्म, मतलब एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं होता है, तो वो कंपोजिट बोलते हैं। हाँ करेक्ट। सो वी आर हैविंग दिस आइडिया। अगर सिंपल की बात करेंगे तो मान लो मेरे पास नॉर्मल था, सो नॉर्मल में हमारा म्यू भी है, सिग्मा भी है। तो सिंपल हाइपोथेसिस के अंदर म्यू को भी डिफाइन करके देगा एट सम वैल्यू, सिग्मा को भी डिफाइन करके देगा एट सम वैल्यू। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट और सिग्मा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ना दूं, तो दो पैरामीटर थे बट ये कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है। सो अगर सिर्फ मेरा एच कुछ ऐसा था, दिस इज ए कंपोजिट, दिस इज ए सिंपल। अगर नॉट इक्वल टू लगा दूं कहीं पे, म्यू नॉट, एंड इफ आई से सिग्मा इज सम सिग्मा नॉट, दिस इज आल्सो कंपोजिट। सो सिंपल होने का मतलब सिर्फ ये है कि दोनों इक्वल हो जाए, कि दोनों की पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन करके दे दी जाए। यस। ओके, गॉट इट, फाइन। नाउ इफ यू मूव अहेड in this part, so we can go to maybe, okay, then there comes the next concept जो कि important है। My question is, what is critical region? वेयर एच नॉट इज गेटिंग रिजेक्टेड। So what is critical region, like anybody can define? The reason where we are not willing to accept the hypothesis is the critical reason. Yeah, the region where we are going to reject the H node, right? Yeah. So where this region is exactly? It is decided by alpha, whatever alpha or the significance level we want to have. So if I just say that, okay, मैं समझ गया, जो मेरी understanding थी वही है। So if I just say that we are having, like, we are testing something, and if you are going to say it something like this, alpha, alpha over 2, okay, let's say minus g, this is g alpha over 2. So is the shaded part the critical region? हाँ सर। Okay, anybody else? The rejection of null hypothesis. हाँ, like critical region वो अलग चीज है, मैं गलत स्टेटमेंट नहीं दूंगा अभी के लिए। Okay, sorry. तूने सॉरी बोला अभी? हाँ सर बोला तो। अरे चिल चिल, सॉरी वोरी क्यों बोलना, मजे कर।
बताओ। देखो, रिलैक्स। जब इनिशियली हम देखते थे, जब हम सोल्व करते थे, हम हाँ भाई ये क्रिटिकल रीजन है, हम बस बोल देते थे क्रिटिकल रीजन। टेक्निकली वो क्रिटिकल रीजन है नहीं, वो एक पी वैल्यू है। हम देखते थे कि हाँ भाई अगर प्रोबेबिलिटी इससे एक्सीड कर जाइए, वो एक्सट्रीम वैल्यूज में हम क्यों जाते थे। वो एक्सट्रीम वैल्यूज का यही मतलब था कि हम एक पर्टिकुलर टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालते थे, और जैसे मैंने जी वाला यहाँ पे नोटेशन लिखा है, देयर विल बी सम जी स्टैटिस्टिक, standard normal. You'll be putting up that thing, then you're going to find the extreme area, and we are comparing the area. That was the decision rule. But the critical region is something that is different. That is not this part. Okay, remember this thing. Now the point is critical region कहने का मतलब the region for which we are going to reject H naught. Okay. अब हम H naught को रिजेक्ट किसके बिहाफ पे करते थे, मतलब कैसे हम टेस्टिंग स्टार्ट करते थे। मैंने क्लेम दिया, तुमने पॉपुलेशन से एक सैंपल उठाया, तुमने एच नोट को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट गलत वर्ड है, बट टू एक्सप्लेन आई विल बी यूजिंग एक्सेप्ट। तुमने या तो रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया, राइट? यही प्रोसेस था, ठीक है। हाँ सर। अब अज्यूम करते हैं कि चलो मेरे पास एक सैंपल है या फिर एक पॉपुलेशन ले लेते हैं। लेट्स से कि एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मेरे पापा को हम ले लेते हैं, पापा कंसिडर टू बी द पॉपुलेशन, मैं और भैया वी आर द सैंपल। ओके, तो मेरा नेचर, भाई का नेचर, हमारा नेचर काफी हद तक सेम होगा, बट स्टिल वी मे बी हैविंग डिफरेंट, क्योंकि वी आर टू डिफरेंट सैंपल्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, एंड बीइंग द रैंडमनेस देयर मे बी सम वेरिएशन अमंग ईच अदर। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि सैंपल स्टैटिस्टिक्स के फीचर अलग अलग हो सकते हैं, बट पॉपुलेशन का फीचर सेम होगा। ओके, अब मैंने कोई स्टेटमेंट दिया पापा के बारे में, कोई पर्टिकुलर फीचर कि लेट्स से द म्यू, कंसिडर एनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट। अब इस पॉपुलेशन के अंदर दो सैंपल पॉइंट थे, एक मैं एक भाई। अब मानो तुमने मेरे वाला सैंपल लिया, टेक्निकली मेरे फीचर्स को, इनको एनालाइज किया, और इनके बिहाफ पे यू वर रिजेक्टिंग एच नॉट। और किसी ने अगर भाई से मिला हो, किसी ने भाई के फीचर्स को पढ़ रखा हो, और उसके बिहाफ पे ही सेम कि हाँ यार अंकल के फीचर्स भी कुछ सिमिलर ही है, सो वी कांट रिजेक्ट। ओके, फेल टू रिजेक्ट। दिस इज पॉसिबल, राइट? यस सर। ठीक है, तो अब हमारा क्रिटिकल रीजन होता क्या है? क्रिटिकल रीजन वो पोर्शन होता है पॉपुलेशन का जहाँ पे वो सैंपल लाई करते हैं जो एच नोट को रिजेक्ट करवाते हैं। दैट इज द क्रिटिकल रीजन। हर सैंपल रिजेक्ट करवाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, हर सैंपल एक्सेप्ट करवाएगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो पॉपुलेशन का वो पार्ट जिसमें वो सैंपल लाई करते हो जो एच नोट को रिजेक्ट करवा दे, दैट इज द क्रिटिकल रीजन। अभी समझ आया? हाँ ठीक है, सो ये हमारा एक आइडिया होता है। सो यू कैन थिंक अबाउट लाइक इन ए मोर डिटेल्ड मैनर। लेट्स से यू आर हैविंग सम पॉपुलेशन, ए पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एन। ओके, तुमने एक सैंपल लेना है, यू हैव टू टेक आउट ए सैंपल ऑफ साइज स्मॉल एन। ठीक है, तो मान लो ये मेरी पॉपुलेशन थी, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट थे जो सैंपल पॉइंट या फिर पॉपुलेशन के पॉइंट्स हैं, एन पॉइंट्स आर देयर। You have to take out a sample of size n, so there are ncn number of samples possible, correct? यस। Okay, अब इन नंबर ऑफ सैंपल्स में से कुछ ऐसे सैंपल होंगे जो रिजेक्ट करवा देंगे। सो यू जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर पार्ट में भी जिसमें हम एच नोट को रिजेक्ट कर पा रहे हैं, अगर तुम्हारा सैंपल इस पोर्शन से आया, सो दिस पोर्शन इज नोन एज योर WC, द क्रिटिकल रीजन। ठीक है, अभी समझ में आया? So you can simply write the one thing that a given hypothesis can be rejected or accepted or with respect to a sample. Okay, so for any sample there are only two possibilities: reject H naught or fail to reject. So the collection of
those sample points, selection of those sample points for which H naught is being rejected is known as critical region. ठीक है, यस सर। ये चीज किसी ने पहले पढ़ी थी? नहीं सर। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में जैसे बोला कि एफएमएस में दे रखा है, अगर मैं वो नहीं बोलता तो तुम सारे के सारे मस्त इम्प्रेस हो जाते, भैया यार क्या बता दिया, ये नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, अलग ही दिखा दिया कुछ। बट ये बुक में लिखा है भाई, मैं तुमको वही पढ़ाता हूँ जो बुक में लिखा है। ठीक है, किसी के भी पास एफएमएस अगर अभी सामने रखी हो, अगर उसको खोलोगे, हाइपोथेसिस खोलो, यू विल बी फाइंडिंग वन पेज, शायद पहला या सेकंड पेज होगा, फर्स्ट या सेकंड पेज, मतलब जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होगा वहीं पे है। They must have given something like this, and they have set up a line like this. They have written WC, WA, critical region, acceptance region. Anybody can cross check. कोई देख रहा है किसी के पास है बुक अभी? हाँ सर। देखो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जो बुक में लिखा है उसकी फोटो भी ग्रुप पे डाल देना, एक बार सब उसको रीड कर लेंगे, सिमिलर चीज, बस वहां पे थोड़ा डिटेल्ड मैनर में लिखा हो सकता है। नहीं मिला सर्वेश? भेजा सर। हम्म, देखो बुक में ऐसा सेम टू सेम जो डायग्राम मैंने बना के दिया वैसा ही बना रखा है, और उसको इसी फॉर्मेट, बस उसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा एडवांस है, उसको भी मैं थोड़ा अभी पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ये पार्ट समझ आ गया तो इससे आगे मैं बढ़ूंगा अभी, और जो यहाँ पे लिखा है ना इसको तुम एक बार बस रीड कर लेना। ठीक है, वो फिर मैं अभी थोड़ा इसको और ब्रेक करूंगा, जैसे अल्फा वगैरह लिख रखा है उस सब के ऊपर आऊंगा। ठीक है, अब ये शायद एक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है पेज। हाँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल में ही, मतलब आपने ये जो बताया अल्फा वाला, तो इसमें हम्म, ये भी तो पॉसिबल है ना, मीन्स अगर 95% पे ले रहा है अल्फा और 5% अल्फा पे ले रहा है, तो जरूरी नहीं कि हम अल्फा बाई टू ही दोनों साइड लें। इट इज नहीं वो पॉसिबल तुम्हारे, कि अल्फा बाई 4 एक साइड लें और 3 अल्फा बाई 4 एक साइड लें। वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं, हम किसके ऊपर कर रहे हैं? वी आर डूइंग टेस्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ लाइक टी टेस्ट और द जी टेस्ट, राइट? हाँ। अगर तुम नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस के अंदर जाओगे, अगर यहीं पे अगर मैं पैरामीट्रिक के अंदर ही रहता हूँ, तो जब तुम एफ टेस्ट करते थे, अनोवा वगैरह अगर किसी ने भी पढ़ा है, तो वहां पे तुमने देखा होगा यू आर रिजेक्टिंग एच नॉट फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एफ, राइट? हाँ। सो वहां पे तुम टेल की बात ही नहीं कर रहे, वहां पे सिर्फ तुम राइट टेल में ही देख रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, हाँ, राइट? लेफ्ट में नहीं देख रहे ठीक है, हैं। काई में भी तुम हमेशा राइट में देखते राइट थे। में देखते। बट द फैक्ट इज, अगर तुम नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस को पढ़ोगे, गेट वगैरह के लिए नहीं, गेट वाला पोर्शन बहुत छोटा है, बहुत छोटा। अगर तुम प्रॉपर नॉन पैरामीट्रिक को पढ़ोगे, देयर इज ए पर्टिकुलर बुक, ऑथर नेम इज आई थिंक वासरमैन लैरी, समथिंग नेम लाइक दिस, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल बुक है, नहीं समझ आती है, मुझे नहीं आई, मुझे उसका 10% समझ आया था, मुझे समझ नहीं थी, बहुत 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 ज्यादा थ्योरी है, बोर हो जाते हैं 2 पेज पढ़ के। उसके अंदर वो उसको पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट पे समझा रखा है। जब हम नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस के अंदर जाते हैं, तो वहां पे भी वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन सबका यूज कर रहा है, लेकिन वहां पे वो सिर्फ राइट टेल में ना देख के दोनों टेल में देख रहा है। एंड द फैक्ट इज, वहां पे भी जब वो डिवाइड कर रहे हैं, दे आर डिवाइडिंग इन अल्फा बाय 2 ओनली, कि दोनों टेल में हम इक्वल एरिया रखेंगे, बट
द फैक्ट इज, मान लो मैं काई स्क्वायर के अंदर हूँ तो काई स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ। तो वहां पे जो तुम अल्फा एरिया रखोगे वो बहुत अजीब फॉर्मेट पे बनेगा कि इधर कहीं पे तुम्हारा एक कट ऑफ पॉइंट आएगा और इधर कहीं पे कट ऑफ पॉइंट आएगा, क्योंकि हाँ। ये एरिया और ये एरिया रनिंग फॉर्मेट पे है। तो एरिया तुम इक्वल डिवाइड करते हो दोनों टेल में। टेक्निकली जब नॉन पैरामीट्रिक में जाते हैं, तो हम नॉन पैरामीट्रिक में जब भी जाते हैं तो जनरली हम किसके ऊपर काम करते हैं, पोजिशनल थिंग्स के ऊपर काम करते हैं। हम्म, क्योंकि पोजिशनल थिंग्स ऐसी हैं जो आउटलायर वगैरह इनसे फर्क नहीं डालती है, जैसे मीडियन हो गया। हाँ मीडियन। तो वहां पे तुम्हें हमेशा फिर से सेंट्रल वैल्यू पे जाना है। तो हम हमेशा एरियाज को इक्वल फॉर्मेट पे डिवाइड करते हैं सो दैट वी कैन अटेन द सेंट्रलिटी। ओके। तो एरिया तुम अल्फाबेट 2 में ही डिवाइड करोगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। और हमारे कोर्स के अंदर एफ और जी के ऊपर ही हम सीमित रह जाते हैं। अनोवा वगैरह में एफ तक जाते हैं, बट अगेन यू डोंट हैव टू डील अ लॉट इन द अनोवा, दैट विल बी अगेन द सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके ठीक है सर। ठीक है, अभी इसके अंदर आता हूँ, अल्फा वगैरह वाली चीजों के अंदर अभी आते हैं। अल्फा का मीनिंग क्या होता है, इस सब के ऊपर भी अभी डिस्कशन करेंगे। कल से फिर वापस कोर्स के ऊपर ही चलेंगे। आज के लिए मतलब उनकी बेसिक चीजें पता होना बहुत जरूरी है। फिर मेरे को पी वैल्यू में भी डाउट है, आप मतलब एक बार उसको और अच्छे से समझाइए ना। पी वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी टू द एक्सट्रीम। तो हमने क्या किया, हमने एक सैंपल उठाया। ओके, हमने क्या किया, सैंपल ले लिया, उससे कुछ डेटा अपने पास आया, मान लो एक्स बार वगैरह आ गया। तुमने टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाला। टेस्ट स्टैटिस्टिक कब निकाला, एच नोट को ट्रू मान के। ठीक है। ओके सर। पी वैल्यू टेक्निकली प्रोबेबिलिटी होती है उन सैंपल्स की जिनके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इस कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ जाए। दैट इज द थिंग। ठीक है, समझ आया। सर वो सैंपल की कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ जाए। हाँ, उससे ज्यादा है। टेक्निकली हमने क्या लिया, एक सैंपल लिया, उसके बिहाफ पे एच नोट को ट्रू मानते हुए हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाला टी नोट। अब तुम्हें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी वैल्यू दैट विल बी प्रोबेबिलिटी टी इज ग्रेटर देन दिस टी नोट। तो हम वो सारे सैंपल निकाल रहे हैं जो इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू से ज्यादा टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू दे दे। अच्छा ओके, ओके, ठीक है सर, अभी समझ आया। इसको अल्फा से जब कंपेयर करेंगे तो थोड़ा और इसका मीनिंग समझ आएगा। ओके सर। अभी मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बच्चा मेरे को डिफाइन कर रहा था कि सर जो अल्फा बाई टू से लेफ्ट ऊपर नीचे वैल्यू होती है वो क्रिटिकल एरिया होता है, क्रिटिकल रीजन होता है, वो नहीं होता है। तुम में से कोई बच्चा ऐसा है कि इंटरव्यू के लिए जाता है, एसएस के लिए जाता है, आरबीआई वगैरह में जाता है, कहीं पे भी इंटरव्यू बेसिस पे जाते हो, तो अगर सामने से ऐसा पूछा जाता है तो यू हैव टू सिंपली गिव दिस डेफिनेशन, नोट दिस ग्राफिकल थिंग। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, लाइक। ओके, नाउ अगर हम ये अल्फा की बात करें तो अल्फा तुम्हारा होता क्या है। अल्फा वर्ड बाय वर्ड समझना है, बार बार अल्फा को हम लेके चलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे। अल्फा इज बेसिकली योर साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। कि तुम्हारा अल्फा साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। द पॉइंट इज, इसको अगर मैं कंबाइन करूंगा अभी टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर के साथ, तब थोड़ा और समझ आएगा। तो चलो इसके ऊपर चलते हैं। सो जनरली अगर मेरे पास टू टेल टेस्ट था, देयर विल बी वन क्रिटिकल रीजन जी अल्फा ओवर 2, देयर विल बी वन क्रिटिकल रीजन माइनस जी अल्फा ओवर 2, दिस विल बी द एरिया, एंड दिस एरिया इज बेसिकली साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन। जब तुम्हारा साइज बढ़ेगा तो क्रिटिकल रीजन बढ़ेगा, दैट इज द थिंग। ठीक है, इसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। देखो अभी एक सिंपल फॉर्मेट पे रखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स से यू आर हैविंग, ओके, टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर पता है सभी को। हाँ सर। हम्म, ठीक है। तो इफ आई गो फॉर लाइक टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर, समथिंग लाइक दिस, दैट योर एच नोट इट कैन बी ट्रू इन द रियल वर्ल्ड or it can be false in the real world. The decision that you are making, that can be reject H note or fail to reject. ठीक है, I will be never using accept H note in case मैं कहीं पे लिख भी देता हूँ तो just assume कि fail to reject ही लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, टेस्टिंग में ये है एक सेटअप, किसी किसी बुक में लिख भी देते हैं एक्सेप्ट एच नोट, बट आईआईटी में टीचर्स यूज टू से कि तुम ये नहीं बोलोगे एक्सेप्ट एच नोट। ठीक है, उसको भी मैं अभी समझाऊंगा, मैंने उसके ऊपर भी काफी सोचा, उसके बाद आई गोट लाइक वन आंसर। ओके, तो हमारे पास एक टेबल बनेगा,
इसके अंदर 4 सेल बन जाएंगे। सबसे पहला पार्ट बोल रहे हैं कि एच नोट सही है बट हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। इज दैट एन एरर? Yes. So that is your type 1 error. In the second case, you are saying that H note is false, but you are rejecting it. No error. In the third one, you fail to reject when the H note is true. No error. In the last one, you are unable to reject a claim that is false. So that is type 2 error. Okay. ये तो हो गया कि हाँ मीनिंग क्या होता है. Now my question is, which type of error is more problematic? चलो बताओ ये. Type 2. Type 2. Yes, sir. Type 2. Type 2. Everyone ready on type 2? इसका करेक्ट आंसर होगा टाइप 1. मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा बट उससे पहले, बहुत सारे नहीं मतलब एक दो ही दूंगा. मतलब कोई सोच पाएगा टाइप 1 एरर को मैंने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों बताया? Type 1 error ही मोस्टली अकर होता है इसलिए. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. अगर तो दोनों होते हैं. बस मैं ये बोल रहा हूँ कि टाइप 1 एरर है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. अगर वो होगा तो सिचुएशन खराब हो सकती है. उसमें हम डायरेक्टली शायद रिजेक्ट कर देते और टाइप 2 में मतलब एक चांस होता है कि हम टाइप 1 एरर सॉरी नल हाइपोथेसिस को भी कंसिडर कर सके, ऐसा शायद. नहीं, टेस्टिंग में देखो सेटअप सेम है तुम्हारा. यू आर हैविंग अगेन द सेम थिंग. देयर इज एच नोट, देयर इज एच वन. सैंपल आया, तुमने टेस्टिंग स्टार्ट की, तुम्हारे पास स्टैटिस्टिक डेटा कुछ भी ऐसा था कि तुम फाइनल डिसीजन पे आ गए. यू आर रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग, दैट्स इट. अब द पॉइंट ओके. इज, इसके बाद दोनों सिचुएशन हो सकती है. मान लो तुमने रिजेक्ट किया तो तुम्हारा डिसीजन था रिजेक्ट. तुमने अज्यूम तो हमेशा करके चलेंगे कि वो सही है, बट रियल वर्ल्ड में हो सकता हो वो सही ना हो. तो मान लो तुमने रिजेक्ट किया तो वहां पे भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हमारे डेटा के बेस पे रिजेक्ट कर दिया लेकिन शायद ट्रू पॉपुलेशन में ये सही था. देयर इज ए काइंड ऑफ एरर दैट इज पॉसिबल. अगर तुम्हारा डिसीजन था फेल टू रिजेक्ट तो हो सकता था कि भाई ट्रू पॉपुलेशन में वो गलत नहीं था और टेक्निकली दैट वाज फॉल्स बट हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे. सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर. सो हर टेस्टिंग के डिसीजन के बाद देयर विल बी सम पॉसिबिलिटी ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर. तो अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे होंगे फेल टू रिजेक्ट तो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी होगी, एंड अगर तुम रिजेक्ट कर रहे हो तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी हो सकती है. नाउ द पॉइंट इज आई एम सेइंग टाइप 1 एरर है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. So how we can see about this thing? So let's frame some example. Okay, मेरा एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, तो तुम जितने भी बच्चे हो, तुम में से शायद मान लो 7-8 बच्चे जितने भी हैं अभी, मान लो मेरे पास 15 बच्चों का मैसेज आया था कि सर ये वाला कोर्स हमको एनरोल करना है, या फिर जैसे भी आया होगा. तुम लोग कैसे आए? कहीं ना कहीं पे तुम लोगों ने मेरे को यूट्यूब पे देखा होगा या कहीं पे भी मेरी कोई वीडियो देखी होगी. तो वहां पे मेरा क्लेम क्या रहा होगा हमेशा कि आई एम ए गुड टीचर, राइट? देयर वाज सर्टेन क्लेम. So according to me, my H note, I was saying that I'm a good teacher. Okay. तो जैसे तुम्हारा कोर्स तो ग्रुप कोर्स होता है, सो आई जस्ट पोस्ट समथिंग, जिस बच्चे को ज्वाइन करना आता है दे डायरेक्टली ज्वाइन. अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर हैविंग अनदर सेटअप आल्सो जहां से टेक्निकली मेरी अर्निंग होती है. दैट आर लाइक माय वन ऑन वन कोर्सेज जिसमें हम इंडिविजुअल बच्चे को पढ़ाते हैं. तो उसके अंदर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर बच्चे को हमारे डेटाबेस में उसका नंबर आता है कि हाँ इस बच्चे को इस पर्टिकुलर कोर्स का पढ़ना है. कोई मेरी वेबसाइट के थ्रू आता है, कोई यहाँ वहां से आता है, कहीं से भी मिलता है हमको नंबर वगैरह. तो मेरा कोऑर्डिनेटर उनको अप्रोच करता है या फिर कभी कभी डायरेक्ट मैं भी करता हूँ. तो हम उनको एक मैसेज फ्रेम करके देते हैं दैट ओके आई एम ए गुड टीचर. टेक्निकली मेरे बारे में मतलब जितना फेको पार्थ फेको, दैट काइंड ऑफ थिंग. वी जस्ट फ्रेम लाइक ए गुड मैसेज कि भैया मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास ये सब चीजें, मैंने इतने कोर्स पढ़ा है, ये वो सब कुछ बता के इस बच्चे के पास एक मैसेज गया. नाउ द फैक्ट इज इस पूरे बड़े से मैसेज का फाइनल आंसर यही है कि आई एम ए गुड टीचर. बस ये कहना चाह रहा हूँ. तो मेरा अजम्पशन ये था या एच नोट जो क्लेम था मैंने क्लेम दिया. अब ये बच्चा इसके पास हो सकता था
जैसे हमारे पास डेटाबेस में नंबर है, दूसरे डेटाबेस में भी किसी के पास नंबर होगा और किसी कंपनी के पास भी होगा, तो वहां के टीचर भी इनको अप्रोच कर रहे होंगे। सो इस बच्चे के ऊपर एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि 10 टीचर ने अलग अलग मैसेज किए। अब उन 10 टीचर्स में से इस बच्चे को लेना होता है डेमो, कि आई विल बी नीडिंग वन ट्रायल सेशन, कुछ 1 घंटे का देते हैं, मैं रफली 20-25 मिनट का देता हूँ। सो दैट डिपेंड्स ऑन द टीचर। पहले मैं भी 1 घंटे 1.5 घंटे भी देता था स्टार्टिंग में, तो 1.5 घंटे को पढ़ के उसके बाद पैसे पे आपके बात बात कैंसिल करके चले जाते थे। तो द फैक्ट इज कि इसमें ये बच्चा इन 10 टीचर्स में से हो सकता है वो सिर्फ 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करे कि हाँ यार इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड ठीक है, भले ही वो गुड टीचर है, बट इनिशियली उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। अब ये 5 टीचर हैं जिनसे डेमो ले रहा है, तो हो सकता है बच्चा अगले 2 महीने के लिए इनरोल होने वाला हो, हर दिन 1 घंटे क्लास लेगा, दैट विल बी लाइक 60 आवर्स, और मैंने इसको डेमो दिया 1 आवर। सो इन दैट केस दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी द पॉपुलेशन, दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी द सैंपल, राइट। तो मेरा जो क्लेम था वो एंटायर पॉपुलेशन के बारे में था कि भैया मैं हर क्लास में डिसेंटली तुमको 60 आवर्स पढ़ाऊंगा। ओके, द फैक्ट इज मैं तुमको बोलूंगी मैं वो डिसेंटली तुमको पढ़ाऊंगा 60 घंटे, और क्लेम डिस्टर्ब हो जाए कि मैं तुमको पहली 2-4 क्लास में ठीक पढ़ा रहा हूँ, तीसरी क्लास में मैं क्लास के बीच में ही बीए का कैन खोल के बैठा हूँ। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि मैंने क्लेम तो दिया था बट द क्लेम इज कमिंग आउट टू बी फॉल्स। दैट इज अ डिफरेंट सेटअप। नाउ इन दिस केस इस सैंपल के बिहाफ पे इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना था। ओके, नाउ जस्ट कंसिडर दिस केस कि इनिशियली मार्केट में 5 टीचर थे, टीचर 1, टीचर 2, 3 ले लेते हैं, टीचर 3। ओके, लेट्स कंसिडर दिस टू बी मी। आई एम सेइंग दैट आई एम ए गुड टीचर, और सबका ही सेम क्लेम था कि वो भी गुड टीचर है, वो भी गुड टीचर है। मानो मैं जो चार्ज कर रहा हूँ दैट गोज फॉर रफली $25 पर आवर, ये टीचर है चार्जिंग $30 पर आवर, ये चार्जिंग $20 पर आवर। इस तरीके का मार्केट है अपने पास। मानो मार्केट के अंदर 100 बच्चे हैं जिनको 1-on-1 क्लासेस चाहिए, और अज्यूम करते हैं कि 3 ही टीचर मार्केट के अंदर है। मैंने क्लेम दिया आई एम ए गुड टीचर, स्टूडेंट आया डेमो के लिए, उसने एक सैंपल लिया, डेमो कंसिडर टू बी ए सैंपल, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सैंपल उसने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया किसी भी कारण, कि मान लो डेमो था, मेरा कैमरा नहीं चल रहा था, या बीच में बारिश आ गई, या कुछ भी ऐसा हो गया कि एक बार नेट फ्लक्चुएट करेगा, कुछ भी कर गया, तो इन द रियल वर्ल्ड आई एम कंसिडर टू बी लाइक ए गुड टीचर, कि ठीक है ठीक ठाक पढ़ाता है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ द सैंपल बच्चे ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। ओके, अभी मैंने क्या बोला, अगर तुम एच नोट को रिजेक्ट करते हो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, राइट। यहां तक समझ आया? हाँ सर। ठीक है, तो जैसे ही उसने मेरे को रिजेक्ट किया, मेरे पास एक टाइप 1 एरर कंसिडर हो गया कि यार मैं तो ठीक था। ओके, एक बच्चा रिजेक्ट कर गया, दूसरे दिन दूसरा बच्चा आया, उसने भी मेरे को रिजेक्ट कर दिया, तीसरे दिन तीसरा बच्चा आया, उसने भी मेरे को रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट होता रहा मैं बार बार। तो आफ्टर सम टाइम होगा क्या, व्हाट विल हैपन, आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट। जब एट द एंड मुझे भी पैसा तो कमाना है ना जीने के लिए। सो मैं बस क्या करूंगा कि यार नहीं है यार, पढ़ाने में बच्चे नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, आई विल स्विच टू सम अदर जॉब। जो कि हम बहुत बार सोचते भी हैं जब भी मैं कोर्स रन करता हूँ और कोई ज्वाइन ही नहीं करता है। जैसे अभी जितने भी कोर्स पिछले कुछ टाइम में हमने निकाले हैं उसमें क्या आ रहा है, 7-8 बच्चे, 7-8 बच्चे। तो एट आर एंड, तो मेरे एंड से अगर देखा जाए तो दैट इज लाइक, मतलब तुम्हारे एंड से यू में फील कि हाँ एक कोर्स से काफी अर्निंग हो रही है, बट मेरे एंड से वो काफी कम हो जाता है। तो काफी सारे कोर्सेज हमको देखने होते हैं। तो काफी बार उस पॉइंट पे मैं भी ये सोचता हूँ, या फिर मेरे जो बाकी टीचर्स हैं हम सब बैठ के ये सब बातें तो करते ही है, तो हम टाइप 1 एरर के अंदर आ जाते हैं बार बार जब भी हम कोर्स अनाउंस करते हैं, तो कि बच्चे रिजेक्ट ज्यादा कर दे रहे होते हैं। तो उस केस में क्या है कि हम सोचते हैं कि हम इस मार्केट को लीव कर दें, कि छोड़ देते हैं यार, इस वाले पोर्शन को टच ना करते हैं, कुछ और करते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि अगर हम मार्केट से निकल जाते हैं, जैसे इस केस में अगर मैं लेता हूँ कि मैं मार्केट से निकल गया, अब क्या होगा, बच्चे तो वही 100 है, इनको क्लास चाहिए, अब इनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे। हो सकता था मेरे जस्ट चाहते हैं इस टीचर ने फीस बढ़ाई $35, इसने कर दिया $25, कि कुछ तो कमाए। अगेन जो सिचुएशन मेरे साथ हुई वो टीचर 3 के साथ भी हुई, कुछ टाइम के बाद वो भी मार्केट से चला गया टाइप 1 एरर की वजह से। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, सिर्फ ये मार्केट में बचेगा। अब ये बंदा पहले हो सकता था दूसरों से कॉम्पीट करने के लिए बेटर वे में पढ़ा रहा हो, बट अब क्या होगा, मार्केट में जैसे मोनोपोली आती है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ मोनोपोली। इसे इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा,
तो ये वर्ड सुना होगा। मोनोपोली मीन टू से ऐसा मार्केट जहाँ पे एक प्रोड्यूसर होता है और मैनी कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये वही हो गया कि सप्लायर एक है, डिमांड बहुत सारी है। अब क्या होगा कि जो बंदा यहाँ पे 30 से $35 चार्ज कर रहा था, ही कैन से दैट ओके आई विल चार्ज $100 फॉर लाइक रफली मे बी 2 आवर सेशन, मे बी और 1 आवर सेशन। मिलता है, इतना भी मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर ये बंदा इतना पैसा, अगर ये इंडिया में ही रिसाइड कर रहा है, तो मान लो ये 5 घंटे भी पढ़ा रहा है, ही विल बी मेकिंग लाइक $500। तो इसको इन 100 में से या फिर पूरे वर्ल्ड में से अगर देखो तो हजारों बच्चे हैं, उनमें से सिर्फ इसको 5 ही बच्चे चाहिए, या पूरे मंथ में उसको मैक्सिमम 20 बच्चे चाहिए जो अल्टरनेट डेज में क्लास ले ले 5-5 घंटे, एंड ही विल बी मेकिंग लाइक $500 पर आवर पर डे। सो इफ यू कैलकुलेट दैट थिंग, वो बहुत ज्यादा आ गया। सो द पॉइंट इज, इसको ना तो मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सप्लायर ही है, तुमको इसी से कुछ लेना पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक दिस, जैसे रिसेंटली मैं गोवा में गया, वहां पे उबर वगैरह चलती ही नहीं है। वहां पे लोकल कैब वाले से मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ कि भैया यहाँ तक जाना है, तो उसका मन कर रहा है वो उतना चार्ज कर रहा है। मैंने टेक्निकली सुबह बस पकड़ने के लिए सिर्फ 1.5 किलोमीटर के लिए, मेरे पास एक बैग था थोड़ा भारी तो चल नहीं सकता था, 1.5 किलोमीटर के लिए मैंने $300 पे किए, ओनली फॉर 1.5 किलोमीटर। सो दैट इज ए काइंड ऑफ मोनोपोली, कि वहां पे क्या होता है कि एक मार्केट क्रैश कर जाता है, कि मेरे पास पैसा था मैंने पे किया, दूसरे बंदे के पास नहीं है, शायद वो पे नहीं कर पाए। मेरे पास जो पैसा है कितने टाइम तक चल पाएगा, अगर मैं सेम सिचुएशन में रहता हूँ कुछ टाइम बाद मेरा भी पैसा खत्म हो जाएगा। सो आई विल ऑल्सो बी लाइक इन ए वेरी वेरी बैड सिचुएशन। सो इस केस में तुम्हें दिखा कि जब टाइप 1 एरर होता है देन इट में क्रैश द मार्केट। समझ आया इस एग्जांपल से? हाँ। ठीक है। तो अगर तुम्हें दिखेगा पीछे कुछ टाइम पे, जैसे बहुत लोग बहुत सारी चीजों को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज करते हैं, ठीक है, वैसे तो मैं भी कुछ सपोर्टर नहीं हूँ, पॉलिटिक्स में इतना मेरा इंटरेस्ट है भी नहीं, लेकिन हाँ मतलब जैसे मोदी वोदी ये जितने भी लेके आते थे कि हाँ भाई, सब बोल देते हैं हाँ भाई मोदी तो अंबानी का दोस्त है, अडानी का दोस्त है, उसका दोस्त है, ये वो। सो द फैक्ट इज, इंडिया में अगर हम देखें तो अंबानी अडानी दे आर द प्रोड्यूसर्स। तो अगर उनके ऊपर रिस्क आएगा तो मार्केट क्रैश कर जाएगी। इसलिए सारी जो तुम देखोगे हर चीज उनके फेवर में होती है। अब उसको तुम थोड़ा सा मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली सोचोगे तो शायद वो सही लगेगा। टैक्सेशन के ऊपर है, अभी रिसेंटली जो आया था कि अगर तुम, कौन सा था पता नहीं, अगर तुम लो कैपिटल में हो तो तुमको शायद 18 या 28% कितना टैक्स था, और अगर अपर कैपिटल में हो तो 5 या 6% टैक्स था। उसका भी यही एक पॉइंट होता है कि अपर टैक्स में बहुत कम लोग हैं, वहां पे अगर उनके ऊपर रिस्क गया तो उनका जो 5% था वो बहुत ज्यादा है। जो मैं 28 पे करूंगा और जो अपर एंड वाला है उसका 5%, मेरा 28 हो सकता है 5 लाख, ऊपर वाले का 5% हो सकता है 50 लाख। सो दैट इज इफेक्ट। तो इकोनॉमी ये लोग चला रहे हैं, हम उसमें ऐड कर रहे, इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज में हमें अपोजिशन देखने को मिलती है। हमारे एंड से भी जो हम सोचते हैं हमें भी लगता है कि यार बहुत गलत हो रहा है, बट इकोनॉमिकल टर्म में वो बहुत सही हो रहा होता है, क्योंकि कंट्री को पॉलिटिशियंस ना चला के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वही चलाते हैं। ऑल ऑफ ए सडन मान लो अंबानी जी के पास कुछ चला जाए कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता, वो क्या करेंगे, रिलायंस बंद कर देता हूँ भाई, और तो कुछ नहीं करेंगे। जैसे वो बंद करेंगे तो होगा क्या, हम है कंज्यूमर। तुम में से कितने बच्चे हैं? अभी क्लास में 8 बच्चे हैं, कितने बच्चों के पास जियो? मेरे मेरे पास भी है। जियो है ना सबके पास, मेरे पास भी जियो है, मतलब मेरे पास तो दोनों है, एयरटेल भी है जियो भी नहीं, मैं एयरटेल यूज करता हूँ सर। है। जो मेरा पर्सनल नंबर है दैट इज ए जियो नंबर। सो द फैक्ट इज कि हम सब बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं उन्हीं लोगों के ऊपर, तो इसलिए उनके ऊपर रिस्क नहीं आ सकता। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, एंड टेक्निकली मार्केट टर्म्स में इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर्स रिस्क। ठीक है, बहुत वाहियात से एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, प्रोड्यूसर रिस्क तुम्हारा टाइप 1 एरर होता है और ये तुम्हारा टाइप 2 एरर होता है। मान लो भैया मेरा कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, रेस्टोरेंट क्या है, सिंपल सी दुकान है, मैं बेचता हूँ आलू पेटीज। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरी आलू पेटीज बहुत अच्छी है, खाओगे मस्त मजे आ जाएंगे, बट हो सकता है 10 लोगों ने खाई, 2 लोग बीमार हो गए। ठीक है, तो इसमें रिस्क किसका है? मैंने बोला था कि मेरी पेटीज अच्छी हैं बट फिर भी मतलब दिक्कत हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, दैट इज लाइक ए टाइप 2 एरर। बट द पॉइंट इज 2 लोग बीमार हुए, इससे क्या ऐसा होगा कि मेरी दुकान चलेगी नहीं इन फ्यूचर?
कैसा होगा? तुम पे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, हो सकता है तुम में से 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई एग्जाम तुम सब देने वाले हो, 10 में से मान लो 2 बच्चों का कहीं पे कुछ नहीं हुआ, उनसे एक क्वेश्चन नहीं ला, तो क्या उससे क्या होगा? मेरा मार्केट बिल्कुल जीरो हो जाएगा? नहीं नहीं। नहीं हो, राइट? मतलब तुम में से किसी का नहीं हुआ तो भी मतलब मेरा मार्केट चलता रहेगा, आई एम द प्रोड्यूसर इन दिस केस। तो कंज्यूमर के ऊपर रिस्क है, दैट कैन मूव ऑन, बट अगर प्रोड्यूसर के ऊपर रिस्क आया देन आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट। अगर मेरे ऊपर ही आ गया कि बच्चे ज्वाइन ही नहीं कर रहे, ज्वाइन ही नहीं कर रहे, ज्वाइन करके फेल हो गए, दैट इज डिफरेंट सिचुएशन, बट ज्वाइन ही नहीं कर रहे तो मैं हूं ही नहीं फिर ऑप्शन में, आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट, राइट? सो दैट इज द थिंग। तो टाइप एन एरर काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। लेट्स थिंक वन मोर एग्जांपल। एक और तुम्हारा जो एग्जांपल है, यू कैन कंसीडर अबाउट जुडिशरी। ओके, तो अज्यूम करो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है एच नोट, मान लो मेरे ऊपर ही किसी ने केस कर दिया, सर्वेश ने केस कर दिया कि सर आप तो बहुत हरामी आदमी हो, यू आर वेरी, क्या, यू आर मर्डरर। ओके, तो मेरा क्लेम क्या होगा जब मैं कोर्ट में जाऊंगा? तो मैं जाके बोलूंगा आई एम इनोसेंट। ओके, दिस इज माई क्लेम। अगेन द सेम थिंग गोज ऑन, टेस्टिंग वहां पे भी चल रहा है। जब कोर्ट में जाता है, केस होता है, तो वही है जो वो कहे, वकील सबूत लेके आ रहा है, ये मूवीज में जो भी देखा है, दैट इज कंप्लीटली स्टैटिस्टिक्स। वक्त पे मैं मान लू इनोसेंट था सही में, तो भी मेरा स्टेटमेंट यही होगा कि आई एम इनोसेंट। और दूसरा बंदा एक है जिसने सही में किसी का मर्डर किया है, उसके बाद उसका भी स्टेटमेंट सेम होगा कि आई एम इनोसेंट। वहां पे जाके तो कोई ये नहीं बोलेगा ना कि हाँ सर मैं ही हूँ, डाल दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा, हर बंदा सेम स्टेटमेंट बोलेगा। और कोर्ट को ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये बंदा भी सही है, ये बंदा भी सही है। देन द ट्रायल गोज ऑन एंड वी हैव टू चेक फॉर द सफिशिएंट एविडेंस which can oppose the H note, which can end up into the rejection of H note, right? So ये सिचुएशन यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे जो मैं सबसे पहला पॉइंट जो तुमको बोल रहा था कि यू आर गोइंग टू से रिजेक्ट H note और द अदर थिंग विल बी फेल टू रिजेक्ट H note, वो रिलेट होगा इसी चीज से। तो तुमने अगर पुरानी मूवीज देखी हो, मतलब पुरानी कितनी पुरानी, मतलब थोड़ी पुरानी, यहाँ पे संजय दत्त वगैरह, सुनील शेट्टी वगैरह, ये जब थोड़े यंग यंग दिखते थे उस टाइम पे, जिन भी मूवीज में ऐसा तुमको कोर्ट रूम वाला सीन मिलता था, तो वहां पे तुमको एक लाइन सुनी होगी, हमेशा वो बोलते थे एट द एंड सबूत अगर मिल जाते थे, दे यूज्ड टू से कि सबूतों के बिहाफ पे मद्देनजर रखते हुए तुमको आजीवन कारावास दिया जाता है। या दूसरा सिचुएशन वो बोलते थे कि सबूतों के ना मिलने की वजह से तुमको बाइज्जत बरी किया जाता है। ये हाँ लाइन सुनी ना? तो वहां पे हमेशा वो क्या लिखते थे, अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, वी आर लेटिंग यू फ्री in the case of lack of evidence, like there is not sufficient evidence to reject your claim, we are failing to reject your claim because we are not having the evidence। अगर हमारे पास एविडेंस होता तो हम तुमको रिजेक्ट कर देते। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस स्टेटमेंट पे, ध्यान से देखोगे तो। अब अज्यूम करो वो एक्सेप्ट कर देता है, अगर एक सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट का एक जज तुमको ये बोल देता है कि हाँ भाई ये बंदा एकदम सही है, अगर उसने ये स्टेटमेंट दिया तो तुम उस केस को दोबारा रीओपन नहीं करवा सकते। ठीक है, देखो डिफरेंस समझना दोनों चीजों के अंदर, ये रियल वर्ल्ड चीज है, हमने सबने देखी है। कोर्ट हमेशा बोलता है कि हम सबूतों के ना मिलने की वजह से तुमको जाने दे रहे हैं, हम तुमको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज वन सिचुएशन। और अगर वो बोल दे कि हम तुमको मस्त कि यू आर इनोसेंट ये प्रूव करके अगर वो तुमको सर्टिफिकेट दे दे रहा है, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हर केस को रीओपन का एक ऑप्शन रखने के लिए वी केप्ट इन द ओपन एंडिंग कि सबूत ना मिलने की वजह से तुमको जाने दिया जा रहा है, कल को सबूत मिलेगा तुमको फिर से धर लिया जाएगा। थोड़ा रिलेट हुआ इससे? हाँ सर। यस सर। ठीक है, मतलब थोड़ा समझने का तरीका है, मतलब बुक में। अब मैं इसको बहुत मैथमेटिकली नहीं बोल सकता ना समझा सकता, किसी को ऐसा भी लग रहा होगा यार कितना रूड वे में अजीब वे में पढ़ा रहा है, बट हाँ कुछ चीजों को समझाने I के think तरीके ये this होता है। is the best example that can prove this fail to reject H naught. बस वही है, मतलब कुछ हाँ बच्चों में हो जाता है कि यार किस वे में पढ़ा रहा है, बट हाँ कुछ चीजें समझाने का तरीका ही है।
मैं इसको मैथमेटिकली लिख दूं यहाँ पे 4 अंग्रेजी की लाइन तो बहुत डिसेंट लग जाएगा, बट वही है फिर मतलब रिलेट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा आते हैं, पीछे वाले जो दो मैंने एग्जांपल देखा है उससे तुमको समझ आया टाइप एन एरर प्रॉब्लमेटिक है भाई, मार्केट क्रैश कर जा रहा है। अब इस सेम एग्जांपल के अंदर भी मैं समझा सकता हूँ। मान लो मेरे पास, फिर से मूवी से इतना रिलेट हो जाएगा ये वाला, तो मान लो एच नोट था, आई एम सेइंग आई एम इनोसेंट, एंड इन रियल वर्ल्ड दिस इज ट्रू। ऑन द सेकंड हैंड देयर इज सम एच नोट दैट इज आल्सो इनोसेंट एंड दैट इज सेइंग इट इज फॉल्स। अब मान लो तुम्हारा डिसीजन था दैट वाज सेइंग रिजेक्ट एच नोट। इस सिचुएशन में अगर तुमने रिजेक्ट किया टाइप वन एरर, राइट। इस सिचुएशन में इफ यू फेल टू रिजेक्ट, तो इसमें क्या होगा, टाइप टू एरर। अब सोच के देखो इनमें कौन सा एरर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। नथिंग मैथमेटिक्स। फर्स्ट सो वन। फर्स्ट वन, ओके। फर्स्ट वन क्यों, अगर हम उसको थोड़ा से एलेबोरेट करके देखें तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, वी आर मेकिंग सम स्टेटमेंट कि भाई ये बंदा क्रिमिनल है, इसको जेल में डालो, जबकि वो जेल में नहीं जाना चाहिए था, ये वॉज ए डिसेंट का। तो उस सिचुएशन में मान लो ये मैं ही हूँ, तो स्टार्टिंग के पहले दिन मैं बुरा फील करूंगा, दूसरे दिन बुरा फील करूंगा, एक हफ्ते बुरा फील करूंगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा, फिर मन में नेगेटिव थॉट आने स्टार्ट होंगे। नॉट ए मैथमेटिकल थिंग, जस्ट समझने के लिए। एक हफ्ते बाद नेगेटिव थॉट आने शुरू होंगे कि यार इससे अच्छा तो इसको मार के ही अंदर आ जाता, राइट। आई विल लूज माई होप इन ह्यूमैनिटी। ऑन द सेकेंड केस, इफ यू गो टू द सेकेंड केस, मान लो मेरे ऊपर केस चला था कि मैंने चोरी की है, ओके। मान लो मैंने सही में चोरी की थी और मैं पकड़ा नहीं गया और मेरे को रिहा कर दिया गया वहां से कि चलो ठीक है भैया, एविडेंस नहीं मिल रहे, लीव हिम। तो वहां पे टाइप टू एरर तो हुआ है, बट मैं अपने आप को बहुत बड़ा क्रिमिनल ना मान के सिर्फ छोटा चोर की हम रिलेट कर पाए। तो उस चोरी वाले केस में क्या होगा, अगली बार से मैं वो सेम क्राइम करने से डरूंगा कि यार फालतू में कहीं फंस ना जाऊं, पिछली बार तो छूट गया था यार, भगवान की दया। द जनरल एबिलिटी हमारी, एग्जाम में जब हम फेल होने वाले होते थे हम इसी सिचुएशन रहते, भगवान यार इस पर पास करा दे, अगली बार देख लेंगे। सो उस सिचुएशन में क्या होगा, आई एम एंडिंग अप इन मोर टुवर्ड्स ए गुडनेस, कि यार ठीक है इस बार तो बच गया, अगली बार से ऐसी सिचुएशन अवॉइड करनी है, ऐसा कुछ केस नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बनना चाहिए। बट द फर्स्ट केस दैट इज प्रॉब्लमेटिक। और ये सेम चीज तुम मूवीज में भी देखी हो। मूवीज में वो, या फिर जुडिशरी में भी एक सिचुएशन होती है कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए 10 गुनहगारों को भी छोड़ा जा सकता है। सुनिए ये लाइन। हाँ, ये सही है। तो उस लाइन का यही मीनिंग होता है कि भैया बेगुनाह को जेल नहीं होनी चाहिए, क्रिमिनल बाहर निकल भी गया तो उसको बाद में वापस कर लेंगे। मूवीज में भी हमने देखा है कि जो हाईजैक वगैरह कर लेते थे, कि हमारे हुसैन हबीबुल्लाह कुछ भी नाम बड़ा सा अजीब सा बोल के कि उसको लेके आओ, तब हम इस प्लेन के सारे कैदियों को, कैदी बोल रहा हूँ, सारे इनको होस्टेजेस को छोड़ेंगे। तो वहां पे भी गवर्नमेंट इसी के ऊपर होती थी कि चलो छोड़ देते हैं, पहले उनको बचाना जरूरी है। ठीक है, तो उसका यही मीनिंग था कि टाइप वन इज लाइक मोर प्रॉब्लमेटिक। अब आते हैं, ये तो हो गया सारा जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू था। आई होप ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाए वो सबको समझ आया होगा, कि तुमसे कोई इंटरव्यू में समझाने के लिए बोल दे तो वहां पे तुम नहीं अटकोगे। हाँ सर, अभी तो ठीक बिल्कुल है, ओके। अब चलते हैं आगे, इसको थोड़ा मैथमेटिकल डिजाइन और दे देते हैं। तो मैथमेटिकल डिजाइन में क्या है कि हमारा जो टाइप वन एरर है, अभी हमने देखा वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और जो तुम अल्फा लिख रहे हो, तुमने अगर उसको नोटिस किया हो, वो हमेशा 0.05, 0.01, 0.1, बहुत छोटा एक नंबर दिख रहा है, राइट। सो अल्फा इज बेसिकली योर मैक्सिमम permissible value of maximum permissible value of probability of type 1 error। कि पॉपुलेशन के बारे में एक स्टेटमेंट है
अब उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे सैंपल के अगर उसी पॉपुलेशन से है तो बहुत कम ऐसे सैंपल होने चाहिए जो कि उसको रिजेक्ट कर दे रहे हो। तो अल्फा इसलिए बहुत कम लिया जाता है। जैसे मेरे केस में अगर मैं 15 डेमो क्लास देता हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि स्टार्टिंग में तो काफी गंदा होता था, अब आई एक्सपेक्ट कि मैं अगर एक डेमो सेशन देता हूँ या दो भी देता हूँ, दो में से ऐसा होता है कि दोनों कंफर्म हो जाती है या फिर एक तो हो ही जाती है। लेकिन पहले ऐसा था कि बहुत ज्यादा डेमो देने के बाद 10 क्लास थी, उसके बाद कोई एक बच्चा आता था। अब ऐसा थोड़ा नहीं होता है ड्यू टू एक्सपीरियंस, पहले होता था। सो द फैक्ट इज वी ट्राई टू कीप द अल्फा टू बी द लोवेस्ट वैल्यू, एंड दिस लोवेस्ट वैल्यू इज द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ टाइप 1 एरर। बट द पॉइंट इज जब तुम्हें एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालने का, तो वो अलग आएगा, उसमें अल्फा डिफाइंड होगा और गिवन डेटा के बिहाफ पे तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर निकालनी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना कि अगर तुम्हें वहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे कैसे निकालनी है न्यूमेरिकल बिहाफ पे, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन अल्फा से बढ़ आ रहा है, दैट मीन टू से तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, दोबारा कैलकुलेट करना है। तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी अल्फा से ज्यादा नहीं हो सकती। अब द पॉइंट इज चाहे तुम्हारा टाइप 1 एरर हो टाइप 2 एरर हो, जैसे मेरा सिचुएशन मैं बोलूँ कि हाँ भाई मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा, तुम में से दो बच्चे फेल भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ेगा इन द मार्केट। बट द पॉइंट इज अगर बच्चे फेल हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग लाइक प्रॉब्लमेटिक, टाइप 2 एरर। तो हमारा क्या काम होता है, टाइप 1 एरर को मिनिमम सेट करके दूसरे वाले एरर को मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं। ठीक है कि भाई मैं लॉस पे नहीं जाऊंगा, आई एम हैविंग दिस सेटल, अब मेरे पास जितने भी बच्चे हैं उनको जितना पढ़ाना है उतना मेरे को पढ़ाना है, इस चीज को मिनिमाइज करना है कि किसी का वो छूट ना जाए बीच में। दैट इज द सेकेंड थिंग। तो वापस उसी बॉक्स के अंदर जाते हैं जो हम ऊपर बना रहे थे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पावर का। यहाँ पे था तुम्हारा टाइप 1 एरर, नो इश्यू नो इश्यू, टाइप 2 एरर, इसको हमने मिनिमाइज कर दिया। ओके डन। ये था तुम्हारा एच नॉट ट्रू होने पे, ये था एच नॉट फॉल्स होने पे। तो द फैक्ट इज तुम्हारे पास सबसे पहले एच नॉट हुआ हुआ क्लेम, तो क्लेम या तो सही हुआ होगा या गलत हुआ होगा। तो सेकंड सिचुएशन में चलते हैं। ओके, जब गलत है, सो टाइप 2 एरर क्या है, दैट इज नथिंग, दैट इज टेक्निकली failing to reject H note given that H note is false। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा पावर का। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? ये मतलब गलत को गलत कहना, राइट? मींस कि रिजेक्ट एच नॉट गलत को व्हेन गलत एच कहना, नॉट इज फॉल्स। गलत को गलत कहना, दैट इज द थिंग। ठीक है, अब न्याय वापस सर, न्याय करने की प्रोबेबिलिटी। न्याय करने। ओके ठीक है, मतलब चलो। गलत है तो सजा मिलनी चाहिए। हम्म, ठीक है, चलो इसको भी वापस, किसी ने अगर पहले कोई कोर्स पढ़ रखा होगा तो वहां पे मैंने शायद सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल दिया होगा, अगर मेरे थ्रू कोई कोर्स पढ़ रखा है जहाँ पे इस चीज का डिस्कशन हुआ होगा। लेकिन मोस्टली ने अगर नहीं पढ़ा है तो अगेन आई विल बी गिविंग सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल। तो मानो डे 1 सर्विस मार्केट में आया, वो मार्केट में आया तो मैं यहाँ पे मार्केट में था। ओके, यहाँ पे कोई ओल्ड लेडी थी, उनके पास सामान था जो मैं उनकी हेल्प कर रहा था कि चलो आंटी चलो मैम मैं आपका सामान उठा लेता हूँ, आई विल हेल्प यू। ठीक है, सर्वेश ने देखा वाह यार सर तो मस्त हेल्पफुल बंदे, वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि सर एक बैग मुझे दे दो। दादी भी 3 बैग लेके घूम रही थी, एक बैग दादी के पास, एक मेरे पास, एक सर्वेश के पास। दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, सेकेंड डे सर्वेश आया। ओके, सर्वेश को हटा देते हैं, कोई दूसरा बच्चा, चलो शिवार्पित को ले लेते हैं। शिवार्पित आया सेकेंड डे, मेरा क्लेम था तुम सबके सामने कि आई एम ए वेरी गुड गाय। ठीक है, तो पहले दिन इसने देखा कि यार ही इज ए गुड गाय, सर्वेश ने आया, ही हेल्प मी, ही सपोर्टेड समथिंग दैट आई एम डूइंग गुड। ऑन द सेकेंड डे शिवार्पित आया, इस दिन बूढ़ी दादी की जगह पे कोई यंग लड़की थी और मैं उसको छेड़ रहा था। ठीक है, शिवार्पित ने देखा कि यार ये तो कुछ सही नहीं हो रहा, इसने आके अपोज किया इस चीज को, दैट मीन टू से इसने मेरे क्लेम को रिजेक्ट किया। तो इन विच डे यू आर फीलिंग समवन टू बी पावरफुल, शिवार्पित और सर्वेश? श्योर पे। शिवार्पित, राइट। सो द फैक्ट इज जो चीज सही थी उसको सपोर्ट तो कोई भी कर देता है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पावर।
ये तो हर कोई कर सकता है, बट जो गलत है उसको अपोज करना, दैट इज समथिंग दैट इज नोन एज पावर. सो द फैक्ट इज अवर एच नोट दैट कुड बी ट्रू, दैट कुड बी फॉल्स. तो अगर वो सही है, इग्नोर, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. बट अगर वो फॉल्स है, then you are ending up into two situations. Either you fail to reject, कि सेकंड डे ही शिवरपित आके इसने देखा कुछ गलत हो रहा है, इसने मेरे को रिजेक्ट नहीं किया, इसने चले छोड़ना, अपना काम नहीं है. सो ही फेल टू रिजेक्ट माई क्लेम. बट अगर वो सपोर्टिव या फिर अगर वो पावरफुल रहा, ही इज रिजेक्टिंग माई क्लेम. सो दिस सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ पावर. So you can simply write power is nothing. Power is the probability of rejecting H naught given that H naught is false. ठीक है. और टाइप 2 एरर तुम्हारा क्या था? और if I say probability of type 2 error, that was probability of failing to reject H naught given that H naught is false. So you are saying these two are complementary events. कि सिचुएशन था एच नॉट फॉल्स था, दो ही सिचुएशन बनते थे, या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट. तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. सो दिस को बीटा भी लिख देते हैं. सो द पावर कम आउट टू बी 1 minus बीटा. ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. समझ आया? हाँ सर. ठीक है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो तुम सबको समझने हैं हाइपोथेसिस में, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मेट पे जाने से पहले. फिर तो बस न्यूमेरिकल्स हैं जो काफी सिंपल होंगे, वो हम देख लेंगे. तो ये सारी चीजें थी, तो इन सब टर्म्स को बुक से रीड आउट मार लेना. ठीक है. कौन कौन सी टर्म हो गई? सर कुछ भी मैथमेटिकल? हाँ हाँ बोलो. टेस्ट स्टैटिस्टिक और पिवटल क्वांटिटी में कोई डिफरेंस होता है? मींस अगर हम उसको कॉन्फिडेंस इंटरवल के टर्म में देखें तो क्या डिफरेंस होगा? टेक्निकली देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. दोनों डिफरेंट फॉर्मेट पे डिफाइन होती है, मतलब दोनों की प्रॉब्लम डिफरेंट है. ओके, मतलब आपको एग्जांपल के थ्रू अगर बताना है. कोई एग्जांपल है तो तुम्हारे पास लिखो पेपर. नहीं, मेरे पास तो नहीं है. मतलब पिवटल क्वांटिटी, मतलब मुझे डिफरेंस जो पता था कि कोई एक क्वांटिटी पैरामीटर से फ्री होती है और कोई एक पैरामीटर पे डिपेंडेंट होती है. टेक्निकली देखो, दोनों होती वही चीजें हैं, दोनों कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, बट दोनों का शायद पर्पज अलग होता है, दोनों अलग वे में डिफाइन होती है. सो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हमें पिवटल क्वांटिटी की जरूरत होगी या टेक्निकली हाँ हाँ, पिवटल क्वांटिटी की जरूरत होगी, पर पिवटल क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी. हाँ. Okay, like if I just say that x minus or if I just say x bar minus mu over sigma over root n, then this is a pivotal quantity. बट ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक भी तो नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है. बताता हूँ इसे मैं. क्योंकि ये pivotal quantity है and this will follow a normal distribution with 0,1, right? हाँ. So it is having a distribution irrespective of defining the mu. You don't need the value of mu. That is a pivotal quantity. But if you write x bar minus mu naught over sigma over root n, now this is a number जो कैलकुलेट होके तुमको एक पर्टिकुलर नंबर देगा. दैट इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक. मतलब डिफरेंस समझ आया? एक रैंडम वेरिएबल है और एक स्केलर नंबर है. ओके, दिस इज टेस्ट स्टैटिस्टिक. ठीक है. ठीक है. बस यही एक मेजर इनमें डिफरेंस होता है, बाकी कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है. बस एक में है कि वैल्यू के ऊपर डिपेंड ना करवा के हम उसके पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल है. दैट्स इट. फिर हम पिवटल क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द सैंपल. दैट इज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक. So we can consider test statistic to be like one step ahead of the pivotal quantity. ओके सर. Okay. ठीक है. So just revise these concepts and then there is no class in the upcoming 2-3 days.
सो ट्राई करना, अब 3 दिन जैसे गैप है, 3 दिन गैप है, मे बी 2 दिन गैप है, मे बी, अभी आई एम नॉट श्योर। संडे को मे बी आई विल टेक अप 1 क्लास। ओके, मैं देखूंगा अगर आई विल बी अवेलेबल, अगर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ देन आई विल टेक अप 1 क्लास ऑन संडे। मैं टाइम वगैरह फिर संडे या सैटरडे को रात में तुमसे डिस्कस कर लूंगा ग्रुप पे, ठीक है। एल्स 50-50 मान के चलो, शायद क्लास हो भी ना, देन वी विल सी। ठीक है, तो 2 दिन ट्राई करो कि ये कॉन्सेप्ट है इनको रिवाइज करके रखो, और पीछे वाले न्यूमेरिकल्स वगैरह देख के रखो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Yes, sir. Okay. Okay Thank then. you, sir. Bye everyone. Take care. Welcome. Have a nice Good weekend. night. Thank you, sir. Good night, sir. Good night.